दोस्तों, यूपीपीएससी एचयू की एंथ्रोपोलॉजी के सीरीज में ये हमारा आज का थर्ड क्लास है ना? और इसके पहले के दो क्लासेस में हमने मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान की एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट क्लास को कंडक्ट किया था। और इस मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख भी सकते हैं। और ये जो थर्ड क्लास है ये पब्लिक हेल्थ के बारे में है, राइट? पब्लिक हेल्थ के बारे में है। और जिस तरीके से हमने आपको पता है कि हमने सोशियोलॉजी की क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक है? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। इसके साथ ही अभी एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है, यानी मानव विज्ञान की दो क्लास हो चुकी है, ये थर्ड क्लास है। ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 क्लासेस में। और इसके अलावा मैम ने सोशल साइकोलॉजी भी शुरू किया हुआ है ना? सोशल साइकोलॉजी, राइट? ये मैम ने शुरू किया है, मैम इसको भी कवर करा देंगे कुछ क्लासेस में। और इसके साथ हमने इंडियन एग्रीकल्चर को भी 2 से 3 क्लासेस लिया हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, पैरेलल इसको लेकर चलेंगे। और मेरा टारगेट अभी ये है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके हैं पेपर 2 के, सोशल साइंस वाले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, इसको हम पहले कवर करेंगे ताकि जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीजें हैं वो आपको पहले ही समझ में आ जाए, याद हो जाए। और इसके बाद जो बाकी के भी लेक्चर्स हैं उनको भी कोशिश करेंगे हम जल्दी कवर कर लें, राइट? तो ठीक है। और मेरा फोकस ये है कि जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है ना, पेड बैच में जो भी नोट्स है उसी नोट्स के आधार पर ही मैं क्लास ले रहा हूँ, ताकि जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स है, जब भी आप अपने नोट्स को पढ़ें तो आपको कहीं भी डिफिकल्टी हो तो आप इस लेक्चर के माध्यम से उसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, राइट? ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। ये क्लास बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज वो जहां से भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कंटेंट से पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें क्या है, सेम है, मतलब कंटेंट सेम है ना? तो आप चाहें तो आप इसका नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, अपने इस टॉपिक में आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये पब्लिक हेल्थ के बारे में रहेगा। पब्लिक हेल्थ बेसिकली मतलब क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राइट? ठीक है। और इस लेक्चर में हम पब्लिक हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा, और कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट घटक भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो पब्लिक हेल्थ नाम का टॉपिक है ये बहुत कॉमन और काफी रिपीटेटिव टॉपिक है ना? ये पहले भी मैंने आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है, और भी ह्यूमन सॉरी कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ाया हुआ है, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेटिव है, तो इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइड में हम समझते हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में पब्लिक हेल्थ मतलब क्या। ओके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि अगर आप बीमार होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? तो ऑब्वियसली आप किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना? राइट। लेकिन अगर हम सोसाइटी में कुछ ऐसा करें कि लोग बीमार ही ना पड़े, है ना, बीमारी ना पड़े, तो यही एक डिफरेंस होता है एक क्लिनिकल मेडिसिन में, मतलब जो चिकित्सा होता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल होता है, या जो क्लिनिकल मेडिसिन होती है उसमें, और पब्लिक हेल्थ में, यही डिफरेंस है कि जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बीमार पड़ने के बाद आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपका इलाज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो बीमारी आपसे हट जाए, है ना, आप उस बीमारी से ठीक हो जाए। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ होता है, ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करता है कि आप बीमार ही ना पड़े, है ना, मतलब जड़ ही खत्म कर देना चाहता है, राइट? उसका जो रूट कॉज है वही खत्म कर देना चाहता है। तो ये है पब्लिक हेल्थ इन इजी लैंग्वेज, ठीक है, आसान भाषा में। तो इसी पब्लिक हेल्थ को आज के इस पूरे लेक्चर में हम इसे एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझेंगे कि कैसे हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हमारी आदतें हैं, हमारी हेल्थ को कैसे डिसाइड करते हैं। दिस इज व्हाट पब्लिक हेल्थ इज। ठीक है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस है, राइट? ओके, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है, राइट? ठीक है, तो वहां पे जो इसका मीनिंग भी हमने यही देखा हुआ है। एक सेकंड। ओके, इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल मेडिसिन और जो नॉर्मल मेडिसिन होता है ना, वो क्या करता है कि अ, बीमारी होने के बाद आपका इलाज करता है। ठीक है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करता है, जिस पर्सन को बीमारी हुई है उस पर्सन का इलाज हो जाएगा। और इसी के अपोजिट
पब्लिक हेल्थ का जो पूरा फोकस होता है ये कलेक्टिव कम्युनिटी पर होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कलेक्टिव कम्युनिटी यानी कि एक सामूहिक समुदाय। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू क्लिनिकल मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ, मतलब इसमें से कौन सा क्लिनिकल मेडिसिन का एक घटक है या पब्लिक हेल्थ का घटक है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ में आपको मार्क करना है कि कलेक्टिव कम्युनिटी, मतलब कि ये पूरे के पूरे समुदाय, पूरे की पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। ठीक है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति पर जिसको बीमारी हुई है। समझा? क्लियर है? ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोक देना, यानी कि डिजीज प्रिवेंशन। तो पब्लिक हेल्थ का एक और घटक है, वो है डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन मतलब बीमारियों का रोकथाम। ठीक है, समझा? जो जो क्लिनिकल हेल्थ, जो डॉक्टर्स या जो चिकित्सा होता है, ठीक है, हॉस्पिटल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बीमारी होने के बाद इलाज करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ होता है ये एक कलेक्टिव कम्युनिटी पर काम करता है। इसका पूरा फोकस किस पर होता है? कलेक्टिव कम्युनिटी पर, है ना, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर होता है, राइट, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। ये इन दोनों के बीच में एक मेन फर्क है। ठीक है, ओके। सो एंथ्रोपोलॉजी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन जोड़ती है जिसे हम बायोकल्चरल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, एक बायोकल्चरल अप्रोच मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था क्या होता है, यानी कि जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण, है ना। ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना होता है कि कोई भी बीमारी सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इस बात से जुड़ी होती है कि आपका सोशल स्ट्रक्चर, है ना, यानी आपकी सामाजिक ढांचा या आपका कल्चरल हैबिट क्या है, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, आप इस आप किस माहौल में रह रहे हो, है ना, आप किस संस्कृति में आप पल पल रहे हो, बढ़ रहे हो। ओके, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, आप किस बीमारी से बच सकते हैं। इसे ही कहते हैं जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि बायोकल्चरल अप्रोच। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं कि कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया है ना, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बीमारी फैला सकता है। लेकिन उस कम्युनिटी की जो कल्चरल हैबिट होती है, मतलब जैसे कि अगर सामूहिक रूप से एक ही तालाब में नहाना, है ना, उनके खान पान के तरीके या जो उनका इकोनॉमिक सेटअप होता है, ये तय करता है कि कौन सा वायरस के कांटेक्ट में वो पर्सन आएगा, यानी कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, और कौन उससे बच पाएगा। इसे ही हम कहते हैं इसे हम कहते हैं बायो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, बायो कल्चरल अप्रोच यानी कि जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इसमें बायो क्या है कि आप कि उस इंसान की बीमारी बीमारी उस इंसान को कौन सी बीमारी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा? वो उसके कल्चरल एक्टिविटी पर निर्भर करेगा, उसके संस्कृति पर निर्भर करेगा, है ना, इसलिए इसको कहते हैं बायो कल्चरल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्लियर है? ओके, अब हम इसके डेफिनेशन पर आते हैं, इसकी जो मूलभूत परिभाषा है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने क्या परिभाषा दिया उसको, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है जिसको बाद में डब्ल्यूएचओ ने एक्सेप्ट भी किया है, इसके बात करते हैं। ओके, इसके इस चैनल डेफिनेशन देखिए, पब्लिक हेल्थ की जो सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो सी ई ए विंस्लो ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, विंस्लो साहब, है ना। आप सीईए को आप भूल जाइए, आप सिर्फ विंस्लो साहब को याद रखिए कि विंस्लो साहब ने 1920 में पब्लिक हेल्थ का एक ऐसा डेफिनेशन दिया था जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो बड़े लेवल पर इसको स्वीकार किया जाता है, और डब्ल्यूएचओ ने भी इसे एक्सेप्ट किया था, इसलिए और ये ऑथेंटिकेट हो जाता है। इनका कहना क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है, ये समझते हैं। इन्होंने बोला है एक्सप्लिसिटली, मतलब
इन्होंने बोला हुआ है कि जो पब्लिक हेल्थ है, सो पब्लिक हेल्थ इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। उन्होंने क्या बोला कि क्या है? साइंस, पब्लिक हेल्थ इज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, ठीक है, प्लस प्रोलॉन्जिंग लाइफ। मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। प्रोलॉन्जिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग फिजिकल हेल्थ, प्लस प्रमोटिंग फिजिकल हेल्थ। मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। फिजिकल हेल्थ मतलब क्या? मतलब संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से बीमारी को रोकना, है ना? जो भी बीमारी है, एक आपकी कम्युनिटी के हेल्प से उस बीमारी को रोकना, जीवन को लंबा करना, है ना? मतलब आप ज्यादा समय तक जिए, और आपके जो शारीरिक जो स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमताएं हैं उसको बढ़ावा देना, ठीक है? इसी को हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ, ठीक है? आप इसमें ये भी लिख लीजिए कि संगठित सामुदायिक प्रयास, ठीक है, सामुदायिक प्रयासों से क्या करना? जीवन को लंबा करना, सॉरी, बीमारी को रोकना, और जीवन को लंबा करना, प्लस आपकी जो शारीरिक कार्य क्षमता है इसको बढ़ाना। इसी कला को हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ, यानी कि अ, सामुदायिक स्वास्थ्य, राइट? ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो विंस्लो साहब है, ये इसके वजह से ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है? ओके, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है पब्लिक हेल्थ है, ये किसने दिया था? तो विंस्लो साहब ने दिया था। कब दिया था? 1920 में दिया था, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में अब हमें ये सोचना होगा कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट है, मतलब सामुदायिक जो प्रयास हैं, ये कहाँ से आएंगे, है ना? ये जो सामुदायिक संगठित सामुदायिक प्रयास की मैंने बात किया पब्लिक हेल्थ में, ये आप कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो टॉप डाउन मॉडल है, टॉप डाउन मॉडल का मतलब क्या? कि आप एक एसी कमरे में बैठकर, शहर शहर में एसी कमरे में बैठकर आप किसी रूरल एरियाज के लिए, किसी ग्रामीण इलाके के लिए ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, किसी ग्रामीण इलाके के लिए आप क्या बना रहे हैं? नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ये काम नहीं करता है, इसे कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। टॉप में बैठकर आप डाउन के लिए, बेस के लिए आप क्या बना रहे हैं? नीतियां बना रहे हैं। तो ये काम नहीं करता है, ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेगा, ठीक है? तो किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहां की जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर्स होती है, यानी कि वहां की जो स्थानीय सामाजिक संरचनाएं होती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल लीडरशिप हो गया, मतलब वहां के जो गांव के प्रधान हो गए, नीम हकीम हो गए, वैद्य हो गए, ठीक है, उनका आपको हेल्प लेना पड़ेगा। और वहां के जो इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम है, मतलब उनकी वहां की जो स्थानीय विश्वास प्रणालियां हैं, इन तीनों को आपको एक साथ अलाइन करना है, इनको जोड़ना है, तब जाकर कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल होगा। आई बिलीव आपको समझा, ठीक है, राइट? ये एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर, अगर आपको ग्राउंड लेवल के लिए या रूरल एरियाज के लिए आपको अगर नीतियां बनानी है, तो आपको ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा, ठीक है? वहां की जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है उसका आपको मदद लेना पड़ेगा, राइट? जैसे कि गांव का, जब तक गांव के प्रधान या वहां के जो लोकल लीडर्स है, जब तक ये एक्शन में नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, तब तक कोई भी कैंपेन वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई भी जो अभियान है वो सफल नहीं हो सकता, है ना? ओके, अब हम बात करते हैं। अब तक हमने देख लिया इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, ये हमने समझ लिया पब्लिक हेल्थ होता क्या, बहुत अच्छे से आपको अभी याद भी हो गया है। अब हम बात करते हैं इसका जो कोर पिलर्स है, मतलब इसके जो मुख्य स्तंभ है, इसकी हम बात करते हैं। ओके, तो पब्लिक हेल्थ के ऐसे जो मुख्य स्तंभ हैं, जो बेसिकली इसके जो 4 पिलर्स हैं, वो क्या-क्या है? जो सबसे फर्स्ट पिलर है, ये है एपिडेमियोलॉजी एंड सर्विलियंस।
एपिडेमियोलॉजी एंड सर्विलियंस। ठीक है, मतलब क्या होता है ये महामारी विज्ञान, आप ये भी नोट कर लीजिए हिंदी में भी, महामारी विज्ञान और निगरानी। ठीक है, निगरानी समझते हैं, ये एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी का विज्ञान। ठीक है, इसमें हम महामारी से संबंधित स्टडी करते हैं, मतलब इस महामारी के फैलने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये एक क्या है, एक पहला ये पिलर है, पहला स्तंभ है किसका, पब्लिक हेल्थ का। ओके, देखिए जो नॉर्मल एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब महामारी वैज्ञानिक होते हैं, इनका ये सिर्फ एक नंबर्स देखते हैं कि भाई ये बीमारी कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ फैली है, राइट। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो मानव वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो कल्चरल एपिडेमियोलॉजी का यूज करते हैं। कल्चरल एपिडेमियोलॉजी मतलब कि सांस्कृतिक महामारी विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जो देखता है कि जो कल्चरल बिहेवियर कैसे बीमारी को फैलाती है। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी गांव में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन तेजी से फैला है ना, तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां के कल्चर को, वहां के रीति रिवाज को चेक करेगा कि जैसे क्या सब लोग, उस गांव के सब लोग एक ही तालाब में नहा रहे हैं, या एक ही तालाब में कपड़े धो रहे हैं, है ना, या उनका जो खाना खाने का जो तरीका है, वो क्या वो एक साथ बैठकर खाते हैं या खाना बनाते हैं। तो इन सब चीजों को देखता है कौन, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, राइट। इसके वजह से वो ये उन उस घटक की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, और उसके बेसिस पर क्या करेगा, सबसे पहले इन घटकों पर, इन चीजों को रोक लगाएगा कि पूरे गांव के लोग एक ही तालाब में नहाए नहीं, वहां कपड़े ना धोएं, है ना, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, राइट। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एक मानव वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, वो कल्चरल कल्चरल एपिडेमियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, यानी कि सांस्कृतिक महामारी विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, ये रहा। अच्छा, अब हम दूसरे घटक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, यानी कि पर्यावरण स्वच्छता और स्वच्छ जल। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट का सेफ डिस्पोजल करना, और जो हमारा पीने का पानी है उसको सुरक्षित करना। मतलब जो वेस्ट चीजें हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से ठिकाने लगाना, और हमारा जो पीने का पानी का जो ये स्रोत है उसको सुनिश्चित और सुरक्षित करना। ठीक है, लेकिन अलग अलग पॉपुलेशंस में जो क्लीनलीनेस है, और जो वेस्ट डिस्पोजेबल का कल्चर है, इन सब की डेफिनेशन अलग अलग है। अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए एक रूरल सेटअप में जो सामाजिक असमानताएं हैं, या जो कास्ट रूल है ग्रामीण इलाकों में, यह तय कर सकते हैं कि किस वर्ग के लोगों को कुएं के साफ पानी का एक्सेस मिलेगा, और किसे कंटामिनेटेड यानी दूषित पानी की तरफ धकेल दिया जाएगा, है ना। जो सीधे तौर पर डिजीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो डिजीज फैलाने की जो एक पैटर्न होता है उसको प्रभावित करते हैं। मतलब जिनको साफ पीने के पानी का एक्सेस है उनको बीमारी कम होगी, और जिनको दूषित पीने के पानी का एक्सेस है उनको बीमारी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए ये सेकंड हमारे पब्लिक हेल्थ का, सामुदायिक स्वास्थ्य का ये सेकंड पिलर है कि आपका जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए। आपके पीने का जो पानी का स्रोत है वो सुरक्षित और साफ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, बहुत सारे अलग अलग घटक हैं। ठीक है, ओके। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आ सकते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल तौर पर जो पिछड़े हैं लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी, उनको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि उनके लिए दूषित पानी का उनको एक्सेस मिलता है ना, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन नहीं रहता है, राइट। तो ये रहा हमारा दूसरा पिलर। अब तीसरे पिलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो तीसरा जो पिलर या स्तंभ है वो क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी
एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, यानी कि पोषण सुरक्षा और मातृ शिशु स्वास्थ्य, ये तीसरा क्या है, पिलर है। ठीक है, ओके देखिए, ये जो मदर है और बच्चों की हेल्थ, उनकी इम्यूनाइजेशन और उनका फूड नेटवर्क को मैनेज करता है। क्या एमसीएच क्या करता है, माँ और बच्चों के हेल्थ को, उनके इम्यूनाइजेशन को, मतलब उनको वैक्सीनेशन को, और उनको कौन सा भोजन दिया जाना चाहिए, इन चीजों को मैनेज करता है। लेकिन जो रूरल और ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण सिर्फ इकोनॉमिक शॉर्टेज की वजह से नहीं होता, मतलब आपके पास पैसे नहीं है सिर्फ इसके वजह से आपको कुपोषण नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे जो कल्चरल टैबूज हैं, मतलब जो सांस्कृतिक वर्जनाएं हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे कई जो समाज है, इस समाज का जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो पारंपरिक इनकी सोच है, उनके कारण जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं, उनको कुछ खास तरीके के प्रोटीन रिच फूड खाने से मना कर दिया जाता है, जिसके वजह से उनको क्या हो जाता है, एनीमिया होता है ना। एनीमिया के बारे में मैंने आपको बताया है। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। ठीक है, उनको एनीमिया होता है, या जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंडर न्यूट्रिशन में होते हैं, मतलब कुपोषित पैदा होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड एमसीएच, यानी मदर और चाइल्ड का हेल्थ, राइट। और जो फोर्थ टॉपिक है, जो फोर्थ पिलर है, वो क्या है, बीसीसी। बीसीसी यानी कि बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, एचईओ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भी है ये। बीसीसी मतलब आपको लोगों के बिहेवियर में बदलाव करने हैं। अगर आपने उस समाज के बिहेवियर में बदलाव कर लिया, उनके एक्शन में बदलाव कर दिया, तो जो महामारी फैल रही है वो रुक सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार घटक हैं, चार मुख्य स्तंभ हैं। अगर समुदाय को किसी बीमारी से बचाना है, ठीक है, कोई बीमारी फैलने से रोकना है समुदाय में, तो आपको इन घटकों पर, इन स्तंभों पर फोकस करना पड़ेगा, राइट, है ना। और इस बीसीसी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बहुत बार ये समझाया भी है। ठीक है, जैसे कि इसे कहते हैं बेसिकली व्यवहार परिवर्तन संचार, है ना। जैसे कि किसी एक कम्युनिटी में कोई बीमारी हुई है, तो आप ऑफिसर होने के नाते उन तक पहुंचकर आप उन्हें डांट नहीं सकते कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से ये दिक्कत हो रही है, इसको सुधारो, ऐसा आप नहीं कर सकते। बल्कि आप उन्हें उनकी जो लोक कथाएं हैं, लोक कलाएं हैं, ठीक है, और जो लोकल लीडर्स हैं, इनके माध्यम से आप उनको वो आदतें सिखा सकते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी ना फैले। ठीक है, इसे हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, बीसीसी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिलर है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं मेजरेबल पैरामीटर्स की। ठीक है, मतलब कि वो क्या क्या मापने योग्य पैरामीटर हैं। ठीक है, आपके पब्लिक हेल्थ में आप इन किन घटकों को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। कि ये जो मृत्यु दर है ये बहुत ज्यादा है, अगर आपने इसे माप लिया तो आप उसे कम करने के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, मेजरेबल पैरामीटर को जानना। तो जो सबसे पहला मेजरेबल पैरामीटर है वो है मोर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर, है ना। ये मृत्यु दर है, ये एक बहुत बड़ा बायोडेमोग्राफिक मार्कर है, मतलब जैव जानसिकी संकेतक है ये। ठीक है, मतलब अगर जिस समुदाय में, जिस समूह में अगर ये मृत्यु दर ज्यादा है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझिए कि ये क्रूड डेथ रेट है, सीडीआर आप इसे कह सकते हैं, मतलब कि अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर, इसे आप कैसे नापेंगे। सबसे सिंपल तरीका है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली कुल मौत की संख्या काउंट करना, मतलब एक साल में, एक ईयर में, ठीक है, एक साल में 1000 व्यक्ति हैं, उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इसको काउंट कर लेना, है ना। इसी को कहते हैं सीडीआर, यानी कि
अशोधित मृत्यु दर। एक साल में 1000 अगर लोग हैं, मतलब 1000 लोगों में आप ये काउंट कर लीजिए कितने लोगों की डेथ हो गई। दैट इज व्हाट सीडीआर इज। ठीक है। अब जो दूसरा मोर्टेलिटी रेट नापने का जो तरीका है वो क्या है? आईएमआर, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आप जिसे शिशु मृत्यु दर भी कहते हैं। शिशु मृत्यु दर, इसे कैसे आप मापेंगे? ये भी काफी आसान है इसे नापने का तरीका। ओके, देखिए ये प्रति 1000 जो लाइव बर्थ होते हैं एक साल में, ठीक है, अगेन ये भी एक साल में, मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, राइट। उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं आईएमआर, यानी कि शिशु मृत्यु दर, राइट। इन सबको हमने डिटेल में बहुत कवर किया हुआ है अपने दूसरे लेक्चर्स में, राइट। ओके, इसे कहते हैं आईएमआर, यानी कि मृत्यु दर। अगर मान लीजिए कि किसी एरिया में, किसी समुदाय में अगर आईएमआर बहुत हाई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ की जो बेसिक जो सब सेंटर्स है, पीएचसी सेंटर है, मैटरनल न्यूट्रिशन है ना, वहाँ पे जो शिशु की देखभाल करने की जो व्यवस्था है वो फेल हो गई है ना, राइट। और जो तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? वो है एमएमआर। तीसरा क्या है? एम एम आर, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक साल में प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है, या उसके ये प्रेगनेंसी के 42 दिनों के भीतर होने वाली महिलाओं की मृत्यु, मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या उन्होंने या उनकी डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के 42 दिनों के अंदर कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, ठीक है, इसे मापने को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, राइट। ओके, ये रहा हमारे मेजरेबल पैरामीटर, यानी कि हम इन पैरामीटर को माप सकते हैं। और ये क्या है? मोर्टेलिटी रेट। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट में ये तीन फैक्टर्स आती है, ठीक है। इसके साथ ही जो अगला जो ये मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी, जो मेजरेबल पैरामीटर है, ये है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, इसको भी हम नाप सकते हैं। मॉर्बिडिटी मतलब होता है कि आप इसे मान लीजिए कि रुग्णता, ठीक है, यानी कि जो रोग का बोझ होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें भी काफी सारे फैक्टर आते हैं। पहला क्या है? इंसिडेंस रेट है। इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस रेट मतलब क्या? मतलब कि जो पॉपुलेशन है, आबादी है, इसमें कितने नए मामले आ रहे हैं बीमारी के, है ना। तो ये निर्धारित करता है कि बीमारी कितनी स्पीड से फैल रही है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? जैसे कि हैजा या कॉलेरा हो गया, है ना। तो कॉलेरा या हो गया, या फूड पॉइजनिंग हो गया, या कोई फ्लू हो गई, ऐसी बीमारी को मापने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं? ये मेजर करते हैं कि कितना तेजी से ये बीमारी फैल रही है। तो इसे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी, कि उस बीमारी का बोझ समाज में कितना ज्यादा है, राइट। दूसरा क्या है? प्रिलेवेंस रेट है, यानी कि व्यापकता दर, है ना। तो किसी मौजूदा बीमारी में दूसरा क्या है? व्यापकता दर, जिसे आप कहते हैं प्रिवेलेंस रेट। प्रिवेलेंस रेट मतलब क्या? कि जो मौजूदा बीमारी है उसमें पुराने मामले कितने कम हो रहे हैं, मतलब लोग कितना जल्दी ठीक हो रहे हैं, ठीक है, इसको नापना, राइट। ओके, ऑलराइट। इसके बाद जो अगला फैक्टर है, ये क्या है? एडवांस क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी कि उन्नत गुणवत्ता पैरामीटर। ये क्या समझते हैं? देखिए, आज के समय में केवल जीवन की अवधि मापना काफी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की, आपकी लाइफ की क्वालिटी को मापना भी जरूरी है। और इसके लिए हम कुछ एडवांस इंडिकेटर का यूज करते हैं, है ना। अब ये क्या होता है समझते हैं कि भाई लाइफ क्वालिटी मतलब क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है,
ठीक है, उस वो पर्सन उस बीमारी से इतना ग्रसित है कि वो चल फिर नहीं पा रहा है, वो पूरा टाइम वो बेड पर लेटा रहता है। वो पर्सन तो जीवित है, इंसान तो जिंदा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है आजकल के टाइम पे, राइट? तो इस क्वालिटी पैरामीटर में जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपका आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे आप जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब यदि समाज में मृत्यु दर का जो वर्तमान पैटर्न है सेम रहे, है ना, तो एक जो नवजात शिशु की औसतन जो औसतन कितने वर्ष जिएगा, इसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये किस पर निर्भर करता है? वो वहाँ के एनवायरनमेंट पर, वहाँ के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पर, और बेसिक जो मेडिकल केयर है इस पर निर्भर करता है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में आज है वो लगभग है 67 टू 68 ईयर्स। मतलब एक जो औसत इंसान है वो लगभग 67 से 68 वर्ष जीवित होता है भारत में। ठीक है, शायद ये बढ़ के कुछ बढ़ गया क्या, एक बार मैं इसे कंफर्म भी कर लेता हूँ। आप एक सेकंड रुकिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, ओके। हाँ, अभी ये लगभग 72 साल हो गया है। ठीक है, 72 ईयर्स अब तक हो चुका है। ये बढ़ते रहता है जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह की सुविधाएं बढ़ेगी, वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। तो ये पहला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और दूसरा क्या था? दूसरा है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप इसे हेल भी कह सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा। ये एक नया और इम्पोर्टेंट चीज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ये नया चीज है ना? यानी कि स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा। देखिए, जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो केवल कुल वर्षों की गिनती करता है कि इंसान कितने वर्ष जीवित रहेगा, लेकिन जो हेल है ये मापता है कि एक व्यक्ति फुल हेल्थ के साथ बिना किसी क्रॉनिक बीमारी के या विकलांगता के कितने वर्ष जीने की उम्मीद कर सकता है। ठीक है, ये हिंदी भी लिख देता हूं इसे मैं। इसे कहते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा, राइट? ओके, ये क्या मेजर करता है कि आप बिना किसी बीमारी के, लंबी बीमारी के या विकलांगता के आप कितना जीने की उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए, अब जो मानव शास्त्री है, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनका जो इनका मानना क्या है कि जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, यानी कि शहरी अमीर जो लोग हैं, इनकी जो कुल जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, ये एडवांस क्वालिटी लाइफ है, ये ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको बेसिक मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो अच्छी मिल रही है, वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी हेल है, मतलब जो उनकी ये स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा है, वो काफी कम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से उनका जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल है, अगर है ना? और अगर उस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा है, राइट, केमिकल का वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसके वजह से उनका हेल कम हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी संख्या ज्यादा हो सकती है, बट उनकी जो क्वालिटी वो कम हो सकती है। क्लियर है? ओके, राइट। तो ये रहा हमारा एडवांस क्वालिटी पैरामीटर। इसके बाद हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जो समकालीन चुनौतियों की हम बात करेंगे। ओके, तो क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहले क्या है? संरचनात्मक और सांस्कृतिक अंतराल है, मतलब जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल गैप है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि जो जो पब्लिक हेल्थ है, इस पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज को लागू करना इतना आसान नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि जो सबसे बड़ी बाधा होती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें दवाओं की कमी नहीं होती है कि दवा की कमी के कारण ये पब्लिक हेल्थ में हम बहुत पीछे हैं, ये नहीं होता है। बल्कि जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है और लोकल जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इनके बीच में तालमेल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिक हेल्थ में। क्या ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना? किसके वजह से? दवाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि जो मॉडर्न
जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, इसके बीच में तालमेल नहीं बन पाता है, इसके वजह से बीमारियां बढ़ती है। ये हमारा चैलेंज है। ठीक है, समझेंगे एग्जाम्पल से भी। ओके, देखिए एक तरफ जो हमारी जो ग्रामीण पॉपुलेशन है और जो जनजातीय जनसंघ क्षेत्र है, आज भी वो गरीबी से जुड़े जो संक्रामक रोग है, मतलब जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, है ना, इनसे जूझ रहा है। वहीं जो दूसरी तरफ जो हमारी तेजी से बढ़ती जो शहरी व्यवस्था है, शहरी जो क्षेत्र है, इनमें जो गैर संक्रामक जीवन शैली से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, है ना, इनका विस्फोट काफी ज्यादा हो रहा है ना। और इन दोहरे बोझ के कारण जो स्वास्थ्य का बजट है वो कम पड़ जाता है ना। हम स्वास्थ्य के लिए बजट तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इतना ज्यादा लोड पड़ता है, वो हमारा बजट कम हो जाता है, राइट। क्योंकि कम्युनिकेबल बीमारी का एक अलग बजट है, मतलब उन पे अलग ध्यान देना है। जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, जिनको हम रोक सकते हैं बट रोक नहीं पाते, उन पे हमें अलग फोकस करना है। तो इन दोनों के वजह से जो हेल्थ जो बजट है वो कम पड़ जाता है। ये हमारा एक चैलेंज है, राइट। इसके साथ ही जो दूसरा चैलेंज है वो क्या है, कल्चरल रेजिस्टेंस और लोकल टैबू, मतलब जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है और जो हमारी स्थानीय वर्जनाएं हैं, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि जो पैट्रियार्कल फैमिली हायरार्की है, आज भी महिलाओं के सबसे अंत में भोजन करना, है ना, और कम खाना खाना या कम पोषित भोजन करना, ये प्रथा बहुत सारे इलाकों में आज भी है, जिसके कारण जो मैटरनल एनीमिया होती है, ठीक है, और मैटरनल एनीमिया होती है, और इस मैटरनल एनीमिया को रोकने के जो प्रोग्राम होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पैट्रियार्कल सिस्टम की वजह से, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये कल्चरल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक चैलेंज है, मतलब सांस्कृतिक प्रतिरोध, ये भी एक क्या है, चैलेंज है, एक चुनौती है हमारी पब्लिक हेल्थ को लेकर। ओके, इसके बाद और क्या चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर भी है ना, लैंग्वेज बैरियर, मतलब भाषा और संचार का अंतर, ये भी एक प्रॉब्लम है। कैसे समझते हैं, देखिए जो स्वास्थ्य अभियान होते हैं, इसमें अक्सर बड़े पैमाने पर जो लिखित विज्ञापन होते हैं और जो प्रिंट मटेरियल होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। शहरों में तो ये डिजाइन काम करेगा, ये अप्रोच काम करेगा, लेकिन जब इसे आप एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में, मतलब आदिवासी एरिया में आप इसे ले जाएंगे, तो उनकी भाषा ही अलग है। वो आपके इस प्रिंट मटेरियल को, इस पोस्टर को या इस विज्ञापन को पढ़ ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो वो एक्शन में नहीं लेंगे, तो वो मानेंगे नहीं, है ना। तो ये एक गैप है, ये एक चैलेंज है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आप उनके लोकल लैंग्वेज में, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो लोक कथाएं या लोक कलाएं हैं, उनके माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बैरियर आज भी अवेलेबल है हमारे समाज में, राइट। इसके अलावा और क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन भी है ना, मतलब सामाजिक आर्थिक जो एक अंतर है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सामाजिक आर्थिक चैलेंज, आर्थिक अंतर, आप इसे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है इस मॉडर्न सोसाइटी में। मतलब क्या, देखिए जाति, वर्ग और लिंग यह तय करते हैं कि जो हमारे हेल्थ रिसोर्सेज हैं, उस तक कौन पहुंचेगा। अगर कोई प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, किसी एक ऐसे डोमिनेटिंग कास्ट के मोहल्ले में बना दिया जाए, तो वहां पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है,
ठीक है, वो थोड़ा जाने में झिझक महसूस करते हैं। या एक किसी एक अमीर इलाकों में बना दिया जाए तो उस इलाकों उसके आसपास में जो गरीब लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एक झिझक महसूस करते हैं कि उस इलाके में जाकर उस स्वास्थ्य सुविधाओं के उस हॉस्पिटल में हम कैसे विजिट करें, हो सकता है वहां पे पैसे बहुत ज्यादा लगे। ठीक है, तो यही है कि एक इकोनॉमिक तरीके से एक इकोनॉमिक अंतर यानी कि आर्थिक अंतर की वजह से क्या हो रहा है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। ठीक है, ये चैलेंज है। तो ये कुछ रहे हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस यानी कि समकालीन चुनौतियां पब्लिक हेल्थ को लेकर, राइट। और अब लास्ट की स्लाइड में हम कुछ यूपी स्पेसिफिक हेल्थ बेंचमार्क को देखते हैं। ये डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस है। तो ये जो डेटा है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें क्या क्या सर्वे है, जैसे कि IMR है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। जो IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो अ, अ, बाल मृत्यु दर है, ठीक है, वो प्रदेश में कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो IMR है वो अराउंड 50.4 है, 50.4 पर 1000। मतलब 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से लगभग 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस चीज पर बहुत काम करने की आवश्यकता है इसको और कम करने के लिए। दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब जो संस्थागत प्रसव है, संस्थागत प्रसव, ये कितना है, ये इसका नंबर अच्छा खासा बढ़ के कितना हो गया है, ये हो गया है 96.12%। मतलब कि जो अब डिलीवरी हो रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अब हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, नर्स की निगरानी में देख रेख में हो रहे हैं। ठीक है, तो घर पर जो बच्चे पैदा करने की जो प्रथा थी पहले वो अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मदर का और बेबी का जो हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क था, जो जोखिम था, वो बेहद कम हो चुका है। ठीक है, ओके। और इसके साथ ही जो इम्यूनाइजेशन वेलोसिटी है यानी कि जो टीकाकरण की गति है, ठीक है, टीकाकरण गति, या आप इसे कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन वेलोसिटी। मतलब कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, ठीक है, या वैक्सीनेशन जो कैंपेन चलाई जाती है, ये काफी बढ़ गई है अभी। ये काफी हद तक बढ़ गई है, हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, राइट। मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम इसमें पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो पब्लिक हेल्थ के बारे में जितनी भी पॉसिबल चीजें थी, फैक्ट थे, इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको बता दिया है और सारा कुछ मैंने नोट्स में डाला हुआ है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर काफी समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर वो है 8851427835। इस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या नोट्स रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नोट्स के बारे में, आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।